Hello and welcome to my YouTube channel. I am Dr. Kevin. Today I will discuss about the topic ecology. What is the meaning of ecology? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक इकोलॉजी। इकोलॉजी के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस 11th और 12th में तो आते ही हैं, और साथ ही साथ नीट के एग्जाम में भी हमें 3-4 क्वेश्चन और कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से हमें मिलते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक इकोलॉजी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और हमारा आज का टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी में इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी। तो हमारा आज का टॉपिक है इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी। इकोलॉजी और इकोलॉजी में भी आज हम इसके इंट्रोडक्शन से परिचय कराएंगे आपका। इंट्रोडक्शन एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो बच्चों, इकोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो ये समझने से पहले कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, आपको इकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स भी पता होने चाहिए। तो बच्चों, जो इकोलॉजी वर्ड है, वर्ड इकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ओइकॉस और दूसरा है लोगस। ओइकॉस का मीनिंग होता है हाउस या रहने का स्थान, रहने का स्थान या हाउस। ये हुआ किसका मीनिंग? ओइकॉस का। और लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी, अर्थात अध्ययन करना। या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो बच्चों, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 वर्ड्स ओइकास और लोगोस से मिलकर बना है। ओइकास का मीनिंग होता है हाउस या रहने का स्थान, और लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी। अब हम देखते हैं इकोलॉजी कहते किसे हैं। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ how living things interact with each other and their environment. इकोलॉजी वास्तव में यह जानकारी प्रदान करता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने वाले जो लिविंग थिंग्स हैं, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है।
वो लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और लिविंग थिंग्स और जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अर्थात लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच we study about living things, how can they interact with each other and their environment. Ecology is the study of how living things interact with each other and their environment. It explores the relationship between organisms and their surroundings, including both biotic and abiotic factors. इकोलॉजी के अंतर्गत जो लिविंग थिंग्स किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, और उस एनवायरमेंट में या उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स को वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन बॉटनी की जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी is the study of ecology is the study of how living things interact, how living things are interact with each other and their environment. With each other and their environment. तो बच्चों ये हो गई इकोलॉजी की डेफिनेशन। Ecology is the study of how living things are interact with each other and their environment. बच्चों एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था राइटर। 1865 राइटर फर्स्ट टाइम यूज्ड द टर्म इकोलॉजी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइटर फर्स्ट टाइम यूज टर्म इकोलॉजी। नीट का क्वेश्चन है बच्चों कि फर्स्ट टाइम टर्म इकोलॉजी किसके द्वारा दिया गया था? हु गेव द टर्म इकोलॉजी फॉर वेरी फर्स्ट टाइम? तो योर आंसर इज राइटर 1865 फर्स्ट टाइम यूज द टर्म इकोलॉजी। एक और साइंटिस्ट है जो जर्मन
बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नस्ट हीकल। अर्नस्ट हीकल 1866। इन्होंने क्या किया था? टर्म इकोलॉजी was coined। कभी कभी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु coined the term ecology? Your answer is Ernst Haeckel, 1866, a German biologist. Ernst Haeckel, 1866, a German biologist, coined the term ecology। अब एक और साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी। Alexander von Humboldt is known as father of ecology। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन थे बच्चों? ये थे ए पर्शियन बॉटनिस्ट, ए पर्शियन बॉटनिस्ट। ये पर्शिया के रहने वाले एक प्रमुख वनस्पति विज्ञानी थे। कौन? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इकोलॉजी में इनके पायनियर वर्क को देखते हुए या इकोलॉजी के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। तो बच्चों, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक साइंटिस्ट और हैं, E.P. ओडम, एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। E.P. ओडम कौन है बच्चों? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। He is also known as father of modern ecology। Father of modern ecology। इन्होंने भी मॉडर्न पीरियड में इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा वर्क किया है, बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है इकोलॉजी में। इसलिए E.P. ओडम जो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी? E.P. ओडम इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। अब बात करते हैं, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? In other words, we can say, who is the father of ecology in India? तो बच्चों, एक नाम है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा
father of Indian ecology. Father of इंडियन इकोलॉजी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? योर आंसर इज रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको नीट के एग्जाम में मिल सकते हैं कि इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है, इकोलॉजी के फादर कौन है, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, यह टर्म इकोलॉजी किसके द्वारा कॉइन्ड किया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी क्या है। तो बच्चों, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में हमारा जो पहला टर्म है वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स, एन इंडिविजुअल living thing, an individual living thing is known as organism। किसी भी विशेष एनवायरनमेंट में कोई इंडिविजुअल लिविंग थिंग पाया जा रहा है, तो उस इंडिविजुअल लिविंग थिंग को हम क्या टर्म यूज करेंगे? ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन। Our other term is population। तो आइए देखते हैं इकोलॉजी के संदर्भ में टर्म पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है। पॉपुलेशन means a group of individuals of same species living in the same area। A group of same individuals living in the same area। सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल्स होंगे इसमें पॉपुलेशन में, एक ही स्पेसीज के इंडिविजुअल्स होंगे और किसी सेम स्पेस पर या किसी एक ही स्थान पर पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को यदि हम देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विशेष स्थान पर सपोज हिरन की केवल एक स्पीसीज पाई जा रही है, डियर की, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म हो गया वो कौन हो गया? हिरन या डियर। और जो उसकी संख्या हो गई वो हो गई पॉपुलेशन। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया। ए ग्रुप ऑफ individuals of same species living in the same area, living in the same area is known as
population. Now come to the next point. Our next point is community. Community. Population of different species living in the given area. Community means population of different species living in the given area. तो बच्चों कम्युनिटी का मीनिंग होता है अलग अलग स्पेसीज की पॉपुलेशन। इसमें जो स्पेसीज होंगी वो अलग अलग तरह की होंगी और किसी गिवन एरिया में ये पाई जाएंगी, उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। पॉपुलेशन के केस में बच्चों क्या था, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम स्पीसीज नहीं है, यहाँ पर स्पीसीज जो है वो अलग अलग है। किसके केस में, कम्युनिटी के केस में। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इकोसिस्टम। Ecosystem means the community and abiotic factors both. Ecosystem means community plus abiotic factors. इसमें कम्युनिटी के साथ एबायोटिक फैक्टर्स का भी अध्ययन किया जाएगा। किसके केस में, इकोसिस्टम में। तो एबायोटिक फैक्टर्स और कम्युनिटी दोनों ही मिलाकर जो सिस्टम बनाते हैं उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं अगला टर्म कौन सा है हमारा, ये है हमारा एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, एबायोटिक फैक्टर्स का मीनिंग है नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक फैक्टर्स में बच्चों आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, एयर हो गई, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, रेन, एक्सेट्रा। एबायोटिक फैक्टर्स यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, रेन है, एक्सेट्रा, ये क्या आएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। और हमारा अगला टर्म है इसमें बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, इसमें आएंगे लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक फैक्टर्स। लिविंग थिंग्स में भी क्या होगा, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स,
एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव। और बच्चों माइक्रोब्स में भी सभी माइक्रोब्स नहीं होंगे, क्योंकि माइक्रोब्स की कुछ स्पेसीज या कुछ माइक्रोब्स हमारे नॉन लिविंग भी होते हैं, सच एज वायरस या वायरॉइड्स। जब ये लिविंग सेल के संपर्क में आते हैं तब इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, और वैसे ही लिविंग सेल के बाहर नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करते हैं, नॉन लिविंग की तरह पड़े रहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आएगा लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स में आपको ये भी देखना है कि सभी माइक्रोब्स लिविंग थिंग्स में नहीं। तो ये हो गए हमारे टर्म्स, अर्थात लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। पहला हुआ ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज पॉपुलेशन, थर्ड इज कम्युनिटी, फोर्थ इज इकोसिस्टम, फिफ्थ इज एबायोटिक फैक्टर्स, एंड लास्ट नंबर 6 इज बायोटिक फैक्टर्स। तो इकोलॉजी को समझने के साथ साथ सॉरी हमें उसकी टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए, जिससे हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में जो इकोलॉजी से रिलेटेड है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। बच्चों साइंस में इतना डेवलपमेंट हो गया है, साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च कर ली है कि साइंस की ब्रांचेज बनाई, साइंस की ब्रांचेज में भी जो ब्रांचेज बनी उसमें भी ब्रांच, उसमें भी सब ब्रांच। तो इसी तरह से हमारा है ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। तो देखते हैं इकोलॉजी में मेन ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। इकोलॉजी की हमारी पहली ब्रांच है आर्टो इकोलॉजी। आर्टो इकोलॉजी। आर्टो इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सिंगल स्पीशीज या सिंगल पॉपुलेशन का, और साथ में उसके एनवायरनमेंट का। जब किसी सिंगल स्पीशीज या किसी सिंगल पॉपुलेशन का अध्ययन उसके एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो इकोलॉजी की वह ब्रांच क्या कहलाएगी? आर्टो इकोलॉजी। आर्टो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज और सिंगल पॉपुलेशन with their environment. With their environment. यानी जो सिंगल स्पीसीज है या जो सिंगल पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, इन सब का अध्ययन इकोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं वह कहलाती है आर्टो इकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज विद एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। दूसरी ब्रांच है हमारी सिन इकोलॉजी। इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे? बायोटिक कम्युनिटी
और इन्वायरमेंट। जो बायोटिक कम्युनिटीज हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ, बायोटिक कम्युनिटीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं इकोलॉजी की जिस ब्रांच में, वह कहलाती है सिम इकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम बच्चों अध्ययन करते हैं सिंगल स्पीसीज का किसी दिए गए इन्वायरमेंट में। इसमें ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो कर रही है और किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट इकोलॉजी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनका उस फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है, इसका अध्ययन करते हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी। टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी। टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी में बच्चों हम क्लासिफिकेशन के क्या लेवल्स निर्धारित किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी कंजर्वेशन इकोलॉजी। कंजर्वेशन इकोलॉजी इज द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ preserving the earth, biodiversity, ecosystems and natural resources. कंजर्वेशन इकोलॉजी में हम जो हमारी अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी है उसको किस प्रकार से बचाएं, किस प्रकार से कंजर्व करें, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। और हमारी लास्ट ब्रांच है पैलियो इकोलॉजी। Paleoecology means study of ancient environments and their interactions of organisms, study about history of life on the earth using fossils. पैलियोइकोलॉजी में हम अर्थ की एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं और इवोल्यूशन के दौरान जो फॉसिलाइजेशन हुआ, जो फॉसिल्स प्राप्त होते हैं, उनका अध्ययन भी इसी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, इकोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी। इकोलॉजी से हमने परिचित कराया आपको और उसके कुछ टर्म्स के बारे में बताया। तो यदि हमारा आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें
और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।